दिन पिछले दिन आप सीख रहे थे हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस, जिसमें इन वन रो ये आपका पूरा समाप्त हो गया था। इन वन रो ये पूरा खत्म हो गया था, ये चल रहा था। तो पिछले दिन हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन शायद होमवर्क नहीं था, क्योंकि लास्ट में एक आके ही 2 प्रश्न बता पाए थे। तो ये है आपका सेक्शन बी। का स्टेज 1। आज आपका स्टेज 1 खत्म हो जाएगा, कल स्टेज 2 खत्म हो जाएगा, फिर ये खत्म, फिर हैफाजार्ड उसको देखना है 1-2 दिन, फिर सीटिंग अरेंजमेंट खत्म। इसके बाद फिर आएगा सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही होता है रैंकिंग, उसमें रैंक बैठाना रहता है। रैंकिंग के बाद डायरेक्शन, फिर डाइस, फिर क्यू एंड क्यूवाइड। ऐसे डाइस, क्यू एंड क्यूवाइड आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, लोग छोटा छोटा एक क्वेश्चन 1-1 अंक वाला देते हैं। लेकिन डाइस से रिलेटेड, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम ले लीजिए, तो असिस्टेंट कमांडेंट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। इसके लिए जीडी का एग्जाम एसएससी के द्वारा लिया जाता है, जो कि अभी फॉर्म आया हुआ था, बहुत सारे लोग भरे थे, आप में से भी भरे होंगे। उससे ऊपर क्लर्क ग्रेड का आता है, जिसमें टाइपिंग और उसी का स्टोनो होता है, जिसमें आपको शॉर्ट हैंड का जरूरत होता है। तो दोनों का रिटेन सेम रहता है, एक ही बार एक ही साथ दोनों का मिला करके रिटेन होता है। लेकिन जो स्टोनो के लिए होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, वो आपका उसके लिए शॉर्ट हैंड का जरूरत होता है, और जो क्लर्क होता है, हेड कांस्टेबल होता है, उसके लिए टाइपिंग का जरूरत होता है। उससे ऊपर बढ़ते हैं तो सीपीओ, सब इंस्पेक्टर, जो एसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, कभी कभी एसएससी सीजीएल के साथ शामिल रहता है। इससे ऊपर बढ़िएगा तो वो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, जो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम होता है। जबकि पहले सीपीओ और असिस्टेंट कमांडेंट एसएससी के द्वारा ही होता था, लेकिन अभी सीपीओ का एग्जाम एसएससी के द्वारा होता है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट जो कि आपका यूपीएससी के द्वारा होता है। तो यूपीएससी में भी आपका उस तरह का डाइस वगैरह से रिलेटेड, जो कि पजल का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन रेलवे एसएससी में 1-1 अंक का छोटा छोटा वाला आप लोग डाइस देखे होंगे, फलाना सतह पर 2 लिखा हुआ है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये सब। तो ये छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा चीज हुआ, 5 मिनट का काम है, खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें पजल जो रहता है असिस्टेंट कमांडेंट में हिलाने वाला रहता है, दिमाग घुमा देगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो कुछ खास चैप्टर होता है जो खास एग्जाम में ज्यादा हिट करता है। लेकिन अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ये सब छोटा छोटा सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि रेलवे एसएससी का एग्जाम में भी रहता है, लेकिन बहुत छोटा छोटा रहता है, तुरंत
तुरंत सेट हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होता। लेकिन वही सीटिंग अरेंजमेंट अगर बैंक क्लर्क हो तो बात करिएगा, उससे स्टैंडर्ड होगा। लेकिन बैंक पीओ में वही दिमाग घुमा देने वाला रहेगा, 2 बार 3 बार पढ़िए परेशान हो जाइएगा, तो ऐसा रहता है। लेकिन उसी से ऊपर जाइएगा तो कैट मैट में फिर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो जाता है, और कैट मैट में जो पूछता वही सब क्वेश्चन कुछ साल के बाद फिर बैंक पीओ वगैरह में आने लगता है। तो करना क्या है, करना केवल इतना ही है कि जितना पूछा जाता है उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना है। उससे फायदा क्या होता है, बचपन में आप लोग अभी भी गांव में होंगे तो देखिएगा, आप लोग बाहर निकालते होंगे तो कहीं आम का पेड़ में आम फल लगा हुआ रहता है, तो आप सोचते हैं कि चलो इसमें आम झाड़ते हैं। झाड़ने का मतलब समझते हैं, नीचे से ढेला लोग उठाते हैं और इस पर मारते हैं जोर से, तो अभी ढेला जाता है। अब सबसे नीचे वाला आम पर निशाना लगाइएगा तो यहाँ से मारेंगे तो एकदम सटीक लगाएंगे तभी लगेगा, थोड़ा भी हल्का गया तो ढेला नीचे से सरक जाता है। लेकिन लक्ष्य अगर ऊपर रखेंगे, निशाना ऊपर रखेंगे कि ये वाला आम झाड़ना है, तो खूब कस के जोर लगा देंगे तो हो सकता है कि सामने ना जाकर थोड़ा सा ऊपर से निकल जाए, और अगर जोर नहीं लगाइएगा तो थोड़ा सा नीचे से निकल जाएगा। तो बात यह है कि अगर हम ऊपर में लक्ष्य रखते हैं तो इधर या इधर अनठिकानी भी आंख बंद करके मारिएगा तो कोई ना कोई आम गिरिए जाता है। और एगो कभी कभी होता है, ऐसा भी होगा कि मारते होंगे जोर लगा के तो एगो दूगो क्या 2-4 गो आम गिर जाता होगा। लेकिन निशाना लगा के नहीं मारे, अनठिकानी मारे, लेकिन ऊपर मारे तो गिर गया। लेकिन नीचे मारिएगा तो सड़क के नीचे ही आ जाएगा, इसलिए दिक्कत होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के क्रम में आप इतना जरूर ख्याल रखिए कि जितना लेवल पूछता है उससे ऊपर का चीज सोचें। उससे होता क्या है कि जब भारी भारी आप क्वेश्चन बनाने लगते हैं ना, तो भारी भारी क्वेश्चन को बनाने के क्रम में सोचना पड़ता है, भार पड़ता है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। लेकिन दिमाग आपका इतना डेवलप हो जाता है कि छोटा वाला क्वेश्चन को बनाइएगा तो एक के बार में सर से बना देंगे, सेकंड भर में बना देंगे। तो ये फायदा होता है। तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाने से होता क्या है कि आसान वाला तो बनाने के लिए आता है, वो तो आता ही है, लेकिन स्पीड आपका बढ़ जाएगा। और जितना पूछता है उतना ही अगर बनाइएगा तो उतना करने पर नतीजा ये होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो डरे डरे सा रहेंगे, क्या पूछ देगा, कैसे पूछ देगा। और वहां पर डर के वजह से जो बनाने के लिए जानते हैं वो भी बनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो हम ज्यादा क्वेश्चन देते हैं कि अभ्यास करिए और उसके बाद ट्रेंड हो जाइए। ट्रेंड होने के बाद एग्जाम में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन थोड़े मिलेगा। और आप कोई राइटर का किताब ढूंढिए, ये सब चीज ऐसे करके कोई थोड़े ना सेटिंग करके किताब छापता है आपसे बनवाने के लिए। किताब बेचना है तो अरे कुछ हो नहीं, किताब बेचना है तो क्या करना है, कहीं से क्वेश्चन उठा लीजिए, टाइपिंग करा दीजिए, वहां पर सॉल्व किया हुआ है वैसे ही आप भी टाइपिंग करा दीजिए, किताब तैयार हो गया। तो किताब तैयार करना आसान होता है, बस टाइपिंग वाले को खाली जोर लगाइए और वहां पर बस। लेकिन उसको सेटिंग करना, टाइप बाज और उसको सिखाना, ये बहुत बड़ा चीज होता, बहुत कठिन चीज होता है। तो चलिए अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको बोले कि जब भी 2 कतार से रिलेटेड रहे तो सबसे पहले उस लाइन को पढ़ना चाहिए। किस लाइन को पढ़ना चाहिए? जो विकर्णवत हो। हालांकि पिछले दिन बताए थे, फिर भी एक क्वेश्चन को बताकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना विकर्णवत वाला भी क्वेश्चन रहता है तो वहां पर आप उलझन में न पड़े। तो इसलिए एक क्वेश्चन और बता के फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आज आपका होमवर्क जाएगा और ये वाला वैरायटी खत्म। फिर अगला क्लास में स्टेज 2 पर आ जाएंगे। स्टेज 2 के बाद इसमें खत्म, फिर हम लोग हैफाजार्ड सीक्वेंस जैसे तैसे वाला आएगा। तो चलिए, A, B, C, D, E, F, G एवं H 4 व्यक्तियों के समूह में आमने सामने बैठे हैं। वहां पर जो कल हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसमें लड़का और लड़की दिया हुआ था, तो वो ऐसे ही 8 में 4 इधर 4 इधर, तो
तो अपने आप पता चल गया था कि 4-4 का समूह बन गया था। तो लड़का को एक साइड और लड़की को एक साथ बैठाना था, लेकिन आमने सामने बैठाना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए प्यारे कौन किधर बैठेगा उसके अपेक्षा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। अगर ये मेंशन किया हुआ रहे तब तो वो आसान हो गया, लेकिन वही आपके मेंशन नहीं किया हुआ तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन उस तरह का दिया हुआ था, और भी आगे मिलेगा, और भी ये भी विकर्णवत, बिना विकर्णवत है, ठीक है। ये सब बता रहे हैं तो फिर हो जाएगा। अभी हम लोग बस एक क्वेश्चन बता कर आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले दिन इस टाइप से था, लेकिन आज हम लोग को ये मेंशन नहीं किया हुआ है लड़का लड़की, तो आपको दिमाग लगाना है। करा ABCDEFG एवं 4-4 व्यक्तियों के समूह, 4 व्यक्ति हैं, लेकिन एक बार पहले पहला पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेना चाहिए। पूछिए क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि उत्तर दक्षिण मुंह लिख दे या पूरा पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये आपका कुछ मेंशन किया हुआ रह सकता है। तो जो डाटा दिया रहेगा उसके अनुसार ये डिजाइन बनाइएगा, तभी तो सेट करना आसान रहेगा। तो उसके अनुसार लेफ्ट राइट आप लिखेंगे। तो एक बार फिर से पढ़ दूं, एक ही पैराग्राफ तो है। ABCDEFGH 4 व्यक्ति के समूह आमने सामने बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि बेसी क्रम में, वैसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर प्यारे यहाँ पर लिखा हुआ रहता कि मुंह पूरब की ओर और पश्चिम की ओर किया हुआ है, तो ऐसे आप वर्टिकल बनाते, तो इस तरह से डायग्राम आप बनाते वर्टिकल, तो आपको दिखाई देता कि इन लोग का मुंह और इन लोग का मुंह पूरा पश्चिम की ओर आएगा। लेकिन जब कुछ भी मेंशन ना रहे या उत्तर दक्षिण लिखा रहे तो इसका मुंह उत्तर और इसका मुंह दक्षिण की ओर है। और जब प्रश्न में ये लिखा हुआ रहे ही नहीं, तो वैसे स्थिति में आप अपनी सहूलियत के लिए, आप अपनी सुविधा के लिए, आप अपने अनुसार अब यहाँ पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी आपको अच्छा लगे उसके अनुसार आप सेटिंग कर दीजिएगा। तो प्यारे हम यहाँ पर इस तरह से बना दिए कि इसका मुंह उत्तर, इसका मुंह दक्षिण। इसमें होता क्या है कि नीचे वाला रो को सजाना आसान है, क्योंकि हम लोग का जो राइट है इसमें भी राइट वही रहेगा, इसलिए सेटिंग करना आसान होता है। इसलिए वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजेंटल ही काम चलाएंगे, अच्छा रहेगा। और इसका ठीक ऊपर वाला उल्टा होता है, इसमें राइट इधर है तो इसमें आपका राइट इधर चला जाएगा और लेफ्ट इधर चला जाएगा। तो इससे आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब कह रहा है अगर संभव हो सके तो सबसे पहले उस लाइन को पढ़िएगा, अरे तेरी के केवल ग्रुप डी के लिए रीडिंग करते हैं बा आप ग्रुप डी के लिए है प्यारे, लेकिन ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन रहता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये बैच हम थोड़े ग्रुप डी को सोच के पढ़ा रहे हैं। जब ग्रुप डी सोच कर पढ़ाना रहता तो फिर हमको बताने की ये सब पजल की जरूरत ही नहीं पड़ता। पजल से शुरुआत ही नहीं करते, वहाँ कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत करते, अल्फाबेट से शुरुआत करते। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी ऑड ये सब अपने से पढ़ने का चीज है। तो यूट्यूब पर लाइव क्लास बहुत सारे फ्री वाला चलता है, उसको एक क्लास देखिएगा एगो चैप्टर खत्म हो जाता, उतने का जरूरत ही है। लेकिन हम अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी पजल पढ़ना रहता है, और एग्जाम लोग देते हैं और एग्जाम से बाहर आते हैं और कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो दिमाग चकराता है कि अरे बाप ये तो बड़ी भारी पूछा है। हकीकत ये है कि वो डीप में पढ़े ही नहीं तो भारी और आसान की बात करने लगते हैं। तो डीप में अगर पढ़ेंगे तो नॉलेज आपका ज्यादा रहेगा, तो आसान वाला को जरूर बनाइएगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं, रुकिए ग्रुप डी लिख रहे हैं। मान लेते हैं कि आप आर्मी के बहाली में भाग ले, ग्रुप डीए में भाग ले रहे हैं, तो बोझा ढोने वाला रहता है ना बोरिया लेके। तो अगर आपको 1 किलोमीटर तक जाना रहे, 1 किलोमीटर तक जाना रहे, तो जब आप घर पर अभ्यास करते हैं तो यहाँ पर से ढेर सारे लोग चलना शुरू करेंगे।
आप ही के दोस्त वगैरह या तो दूसरे जगह ग्रुप में। तो लोग जब यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं तो 1 किलोमीटर का डिमांड रहता है, तो लोग अभ्यास करते हैं कम से कम 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ तक अभ्यास कर लेते हैं और उस समय में पूरा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि इतना तो बायां हाथ का खेल ऐसे ही रगड़ देंगे। लेकिन ऐसा भी होता नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं वहां पर सिचुएशन कुछ और होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ तक का अभ्यास खूब कस के किए हुए हैं, आपको हिम्मत भी है, लेकिन यहाँ पर प्यारे घर पर मॉर्निंग में सवेरे सवेरे उठे या शाम में उठे और सब कुछ आपका बॉडी आपके अनुकूल रहता है, इसलिए यहाँ तक पहुँचा देना बड़ा आराम है। लेकिन वहां पर जब जाइएगा तो वहां प्रोसेस में आना पड़ता है। प्रोसेस में आते आते लाइन में लग के 2 घंटा 4 घंटा में आपका एनर्जी लॉस हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ तक भी आना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग पीछे ही छूट जाते हैं। तो ये सब फर्क पड़ता है। मेरा कहने का मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तो सोचते हैं ना कि 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा टाइम का मतलब 60 मिनट टाइम है। 60 मिनट में तो इधर उधर करते करते 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद 10 मिनट तो आप रफे दफे कर लीजिए। अब 50 मिनट बचा और 50 मिनट बचा यानी समय थोड़ा सा कम बचा, और समय जैसे ही कम बचा तो आपके ऊपर से और प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाने के बाद आपका दिमाग हौच पौच हो जाएगा, वहां तक जल्दी जल्दी कर ही नहीं पाइएगा। ऐसे आप सोचिए थोड़ा सा, हम बोले कि आपका क्लास का टाइम है 2 बजे, जब पढ़ने के लिए जाते हैं तब 2 बजे से आपका क्लास है, और जब 2 बजे से क्लास है तो घर पर मान लेते हैं कि आप यहाँ पर 3:45 में निकलते हैं, तो क्या 3:30 में आप पढ़ना भी चाहिएगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, क्योंकि आपका माइंड में बैठा है कि यहाँ तो हमें जाना है और यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो ये भी आपका इससे 15 मिनट पहले टाइम बर्बाद हो जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर है जो सभी लोग के साथ एक ही जैसा होता है। तो जो पॉजिटिव सोचते हैं, जम के मेहनत करते हैं, वो लोग ऐसे चीजों को रगड़ के पार कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहता है, और जिसके वजह से सक्सेस हो जाते हैं। और बाकी लोग के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं बिना एग्जाम दे ले। बस 5 गो क्वेश्चन 10 गो क्वेश्चन बनाते बनाते वो समझ जाते हैं कि हमारा तो नैया डूब गया ऐसे ही, और रास्ते में आने लगते हैं, सोचते आते हैं कि घर पर क्या बोलेंगे, कैसे फेल्योर हो जाएंगे उसके बारे में। तो ये सब अंतर पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए कुछ लोग आंसर भी धनाधन बना भी दिए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ABCD E F G एवं H 4 व्यक्ति के समूह में आमने सामने बैठे, परंतु यह आवश्यक नहीं कि बेसिक क्रम में बैठे। A के दाहिने दूसरा व्यक्ति D है जो कि E के सम्मुख बैठा है। तो प्यारे यहाँ तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये निश्चित स्थान को फिक्स नहीं करता है। करा C के तुरंत दाहिने B बैठा है, C के तुरंत दाहिने B बैठा है जो कि H के विकर्णवत है। लेकिन अब ऊपर वाला कतार में कि नीचे वाला कतार में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए कहीं से भी आप शुरू हो सकते हैं। तो करा C के तुरंत दाहिने B बैठा है, जो आता है नजदीक के लिए, यानी ये जो आया है बी के लिए आया, बी को यहाँ रख के पढ़िएगा। तो कह रहा है सी के तुरंत दाहिने बी है। अब यहाँ पर इस लाइन को हटा सकते हैं हम। तो यहाँ पर कह रहा है कि सी के तुरंत दाहिने बी है। अगर नीचे देखेंगे तो हम बोलेंगे कि सी के तुरंत दाहिने बी है, या तो फिर कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे जाएगा। सी के तुरंत दाहिने बी है, सी यहाँ तो दाहिने बी है, सी यहाँ तो दाहिने बी है, सी यहाँ तो दाहिने बी है, तुरंत दाहिने। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। करा सी के तुरंत दाहिने बी है, सी के नीचे वाला के कतार के अनुसार सी के तुरंत दाहिने बी है। अगर ऊपर वाला के अनुसार तो बी इधर सी इधर हो जाएगा। तो सी के तुरंत दाहिने बी बैठा है जो कि एच के विकर्णवत है, यानी बी एच के विकर्णवत है।
बी एच के विकर्णवत है, इसका मतलब है कि बी खुद लास्ट पर है। तो अगर यहाँ पर दीजिएगा तो सी को यहाँ पर देना पड़ेगा, और कह रहा है कि सी के तुरंत दाहिने बी बैठा जो कि एच के विकर्णवत है, तो एच को यहाँ देना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि सर इसमें दूसरा केस नहीं बनेगा, आप कहेंगे कि बी को यहाँ तो सी को यहाँ, तो सी से तुरंत दाहिने बी कहलाएगा और इसका विकर्णवत एच यहाँ कहलाएगा। तो प्यारे जब आप फोर साइड फिगर पढ़ रहे थे जहां स्क्वायर में बैठाना रहता था, वहां डबल डबल कंडीशन बनता था, लेकिन ये कतार वाइज है तो इसमें आपको लगेगा कि दूसरा कंडीशन बन रहा है, लेकिन वैसा बात नहीं है। ये घूम के वैसे ही आपको आ जाएगा, जैसा एक में सेटिंग करेंगे वैसा ही दूसरे में भी आ जाता है। इसलिए हम आपको ये नहीं बोले कि इसमें दो गो केस बनाइएगा, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि फोर साइड फिगर जब स्क्वायर वाला है वहां पर आपको आइदर और हर हाल में लेके बढ़ना है, और उसमें अगर केस बना तो ठीक है और नहीं तो एक को कैंसिल कर देंगे। लेकिन कतार वाला में ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर आप लिख कर देख सकते हैं। तो हम बोले अगर बी को यहाँ रखेंगे क्योंकि सी से तुरंत दाएं बी है, तो सी यहाँ तो बी यहाँ, इसके विकर्णवत एच यहाँ आएगा। तो हम बोले इसमें आपको आप देखेंगे कि इसके दाएं में इसके दाएं, इसके दाएं, उसी तरह इसके दाएं, इसके दाएं, इसके दाएं, जब दोनों को मिलाइएगा ना तो सेम ही आ जाएगा। इसलिए जब दो कतार में सजाना रहे तो आपको दो को केस लेकर बढ़ना नहीं चाहिए, आप सीधा एक ही को सेटिंग करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है से के तुरंत दाहिने बी बैठा है जो कि एच के विकर्णवत है। अब ये आपका काम हो गया, अब डाटा ये खत्म, केवल ये बचा। तो कह रहा है ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति डी है, ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति डी है जो ई के सम्मुख बैठा है। ध्यान दीजिएगा, ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति डी है, ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति डी। अब इसमें अब ये सोचना है, तो ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति डी है, ए के दाहिना अगर नीचे रखते हैं तो ए के दाहिने करा ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति डी है, ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति डी है, पहला नहीं दूसरा व्यक्ति डी है। अब आप देखिए कि इस कतार में जाएगा कि इस कतार में, तो आप कहेंगे कि सर ऊपर वाला में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए के दूसरे स्थान पर यानी एक को छोड़कर डी के लिए जहां जगह ही नहीं है, क्योंकि लगातार का यहां जगह बचा हुआ है, तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा। तो अब इसमें सोचिएगा तो डायरेक्ट क्लियर हो गया, ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति डी है यानी ए फिक्स है यहाँ है, तो बोलिए दाहिने पहला नहीं दूसरा व्यक्ति डी है, एकदम क्लियर हो गया। और कह रहा है जो कि ई के सम्मुख है, जो कि आता है नजदीक के लिए यानी जो आया है डी के लिए यानी डी ई के सम्मुख बैठा है, डी ई के सम्मुख बैठा है, तो ई के सामने में डी हो गया। अब प्यारे ये डाटा हो गया आपका खत्म, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो नाम बचा कौन कौन था, ए बी सी डी ई, तो एफ जी। तो अब एफ और जी की बात करेंगे, एफ यहाँ तो जी यहाँ, अगर जी यहाँ तो एफ यहाँ, ये आइदर और के रूप में चला गया। इस तरह से आपका सेटिंग हो गया। चलिए आप लोग भी कर दिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल सही दिख रहा है, अति उत्तम प्यारे, आप बहुत अच्छे, इतने फास्ट कर लिए, बहुत अच्छा, अति उत्तम। अब प्यारे इसमें आप आंसर तो दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लाइए दे ही देते हैं। निम्नांकित में कौन सा युग्म किसी एक किनारे पर है, कौन सा युग्म, इसका मतलब साथ साथ एक किनारे पर, तो हम बोले ए एच या तो फिर बी और जी या एफ। हम बोले ए एंड एच, फिर अथवा आपका इधर आ जाएगा बी एंड जी और एफ, ये और का मतलब यहाँ से है, ये है। तो आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, जो दिख रहा है उसके अनुसार देना। ए एच है तो ए एच कहीं है नहीं है, तो ए एच नहीं है। अब इधर तो आइदर और है, इसलिए अब डेफिनेट रूप से ये क्लियर भी नहीं है और ये तो क्लियर है, लेकिन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म किसी एक किनारे पर है। तो यहाँ पर ये सब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लास्ट में तो तथ्य अधूरे ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आइदर और बना रहा है, क्योंकि यहाँ बीजी भी हो सकता है और
बी और एफ भी हो सकता है, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर मार दीजिएगा। नेक्स्ट, ए के दाहिने तीसरा व्यक्ति कौन बैठा है? ए के दाहिने तीसरा व्यक्ति, तो बोलिएगा पहला ए के दाहिने, के मतलब छोड़कर, पहला दूसरा तीसरा यानी एच बैठा है, तो एच हो गया। निम्नांकित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य नहीं है? तो करा सी बी एवं ई का पड़ोसी है, सी बी एवं ई का पड़ोसी है। सत्य नहीं वाला ढूंढना, ये तो सत्य है इसलिए ये आंसर नहीं जाएगा। ए के सम्मुख बी है, ए के सम्मुख बी है, ये तो सत्य है इसलिए आंसर नहीं जाएगा। ए के दाहिने तीसरा व्यक्ति एच है, ए के दाहिने तीसरा व्यक्ति एच है, ये भी सही है इसलिए आंसर ये नहीं होगा। करा सी के सम्मुख एफ बैठा है, सी के सम्मुख एफ, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य नहीं है? सत्य है लेकिन पूरा पूरा सत्य नहीं है। तो करा सी के सम्मुख एफ बैठा है, तो सी के सम्मुख एफ डेफिनिट रूप से नहीं होगा, क्योंकि एफ हो भी सकता है नहीं भी। अगर यहाँ पर जी होगा तो एफ सम्मुख नहीं कहलाएगा, जी यहाँ होगा तो एफ यहाँ, अगर एफ यहाँ तो जी यहाँ, तो यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए पूर्णतः वो सत्य नहीं है। तो आपका आंसर यही होगा कि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। बाकी ये सब तो पूर्णतः सत्य है और सत्य वाला नहीं ढूंढना, सत्य वाला ढूंढना है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आंसर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, ए के विकर्णवत सम्मुख कौन सा व्यक्ति बैठा है? ए के विकर्णवत सम्मुख, तो यहाँ एफ या जी, एफ या जी ऑप्शन में है इसलिए आप आंसर दे देंगे। चलिए, आप लोग बहुत जल्दी में बना दिए थे, ये बात देखकर हमें बहुत खुशी हुआ। तो जल्दी से एक छोटा सा प्रश्न देते हैं, आप देख के ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो बड़ा ना लग रहा है। प्यारे, ये देखने से बड़ा लग रहा है, लेकिन हम छोटा इस बात के लिए बोल रहे हैं कि बनाने के ख्याल से आसान है और एग्जाम में ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, बनाना बहुत आसान है। चलिए जल्दी से इसको आप बनाइए तो देखते हैं, बहुत जल्दी में बन जाएगा। चलिए जल्दी से बनाइए, देखते हैं। आप लोग आंसर दिए थे एकदम क्विक, बहुत अच्छा लगा। चलिए तो एक लिख रहे हैं सर खाना खा रहे हैं। चलिए जल्दी से आप बनाइए, अभी इतना देर तक तो कोई आंसर नहीं दे पाए। कल ही होमवर्क दे देते तो आप बनाइए देते, हमें लगा कि 2-4 को बनाने के बाद होमवर्क देंगे, क्योंकि कल पिछले दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे, टाइम खत्म हो गया था। लेकिन आप लोग बना देते, दिक्कत नहीं होता।
चलिए कोई बात नहीं, आज आपका होमवर्क देते हैं तो आज बना लीजिएगा। चलिए अभी तक कोई नहीं बना पाए हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करिए। बन गया तो कमेंट में लिखिए। चलिए देखिए हम सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं, बन गया तो अच्छी बात है। 6 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 एवं 6 लड़कियां C1 C2 C3 C4 C5 C6 इस तरह से पंक्ति में खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के के सामने देख रही है, परंतु जरूरी नहीं है कि दिए गए क्रम में हो। C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B के सामने है, जो दाएं छोर पर है। प्यारे ये छोर से रिलेटेड है तो यहाँ काम हो सकता है, लेकिन अगर विकर्णवत अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इससे कहलाएगा, इसलिए उसको ही पढ़ना चाहिए। लेकिन विकर्णवत यहाँ पर कहीं आगे एक बार सरसरी निगाह से देखिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसलिए जब विकर्णवत नहीं है तो कोई भी छोर से अगर रिलेटेड आ जाए तो वो भी आपके लिए पढ़ने के लिए बढ़िया डाटा है। विकर्णवत है तो सबसे फर्स्ट में वो देखेंगे, अगर वो नहीं है तो किसी निश्चित स्थान को ये फिक्स कर देगा, दाएं बाएं छोर से रिलेटेड आ जाए तो फिर आपके लिए वो सटीक डाटा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार और सरसरी निगाह से देखेंगे कि यहाँ पर मुंह किस दिशा में है, ऐसा कुछ मेंशन किया है? नहीं किया है। तो कहीं भी लड़का को किधर की ओर भी और किधर की ओर लड़की को भी मुंह आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर आमने सामने देखने वाली बात हो रहा है। तो अब ध्यान देंगे, सी उस लड़की के तुरंत दाएं है जो बी के सामने है। कह रहा सी उस लड़की के तुरंत दाएं, चलिए लड़की इसी में रखते हैं। तो कह रहा है C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, तो हम बोले इसमें राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। इसमें बोलेंगे आप राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। इसमें आपका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। तो यहाँ पर लिख रहा है C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है। C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है। C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है, जो दाएं छोर पर है। यानी कह रहा है कि C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है। तो इस कतार में नीचे वाला में दाएं इधर है, ऊपर वाला में दाएं इधर, तो पहले ये लड़की उसके बाद ये। तो कह रहा है C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो
बी के सामने है, यानी उस लड़की के बात में हो रहा है, यानी बी के सामने। फिर से C1 उस लड़की में मतलब कोई अज्ञात है C1 और एगो और कोई लड़की है, तो C1 ये पहली लड़की और ये अज्ञात लड़की है। तो कह रहा है C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, जो आता है नजदीक के लिए, यानी जो अज्ञात लड़की है उसके लिए आया है। तो जी अज्ञात लड़की, यहाँ पर जो आया है अज्ञात लड़की के लिए, बी के सामने यानी अज्ञात वाली लड़की है जो B5 के सामने है। लेकिन कह रहा है कि C1 उस लड़की के तुरंत दाएं, C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है, जो दाएं छोर पर है। जो दाएं छोर पर है यानी सबसे नजदीक में B5 है, यानी B5 दाएं छोर पर है। तो B5 को अगर हम यहाँ रख दें जो कि दाएं छोर पर है, तो प्यारे ये अज्ञात लड़की यहाँ पर है और C1 यहाँ पर है, ये बात आ गया। लेकिन ये अज्ञात लड़की कौन है अभी हमें मालूम नहीं है, लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगा मिलेगा तो रख देंगे। अब ये पूरा आपका सेटिंग यहाँ पर चला गया, अब इसको हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अब ये इसमें C1 एक अज्ञात लड़की और B5, इससे रिलेटेड अगर कहीं पर आपको कुछ दिखता है तो उस लाइन को पढ़ना आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर ना रहे तो डायरेक्ट कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो प्यारे जस्ट बगल में ही B5 से रिलेटेड है, यहाँ B5 और C1 से रिलेटेड कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए B5 से रिलेटेड है तो पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ रहे हैं B4 तथा B5 के बीच में सिर्फ B2 है, यानी सिर्फ का मतलब केवल। तो कह रहा है ना कि C4 तथा B5 यहाँ है और B4 के बीच में सिर्फ B2 है। तो B4 यहाँ है तो B2 इसके बीच में है। और ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि B5 यहाँ है और B4 यहाँ या यहाँ, तो फिर बीच में यहाँ पर और होता है ये B2। तो हम बोले कि अगर B4 यहाँ देते तो एक खाली इधर से एक खाली और B2 यहाँ जाता, लेकिन केवल शब्द सिर्फ शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी इन दोनों के बीच में केवल B2 है, कोई और नहीं है। आप बोलिए यहाँ पर B5 3 को बच गया और अगला सेंटेंस में 3 नाम आया हुआ है, तो ये डायरेक्ट सेटिंग हो जाएगा। B6 B1 के तुरंत बाईं ओर है, तो इस कतार में देखना है B1 B2 के लिए, तो ऊपर में हम रफ लिखते हैं B6 B1 के तुरंत बाईं। B6 करा B6 B1 के तुरंत बाएं, बाएं इसमें ऊपर में इधर है, करा B6 B1 के तुरंत बाएं तथा B3 के तुरंत दाएं। B6 है जो B3 के ये तुरंत दाएं है, दाएं इसमें इधर है। अब ये तीनों सेटिंग डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि 3 ही वो तो जगह आपका बचा हुआ है। तो ये हो गया B6 और ये हो गया B3, इस तरह से आप सजा करके लिख दिए। अब आपका यहाँ तक काम हो गया। करा C3 B1 के सामने, C3 B1 के सामने, B1 यहाँ है तो C3 यहाँ पर हो जाएगा। C3 B1 के सामने तथा C2 के तुरंत बाईं ओर है, C2 के तुरंत बाईं। करा C3 B1 के सामने तथा C2 के तुरंत बाईं ओर, C2 के तुरंत बाईं ओर। C2 यहाँ देंगे तब इसके बाईं ओर C3 कहलाएगा, अगर इधर देंगे तो इसका दाएं कहलाता। तो करा C3 B1 के सामने तथा C2 के बाईं ओर है। अब आगे लास्ट लाइन, करा C6 C4 के बाईं ओर तीसरा है, C6 C4 के बाईं ओर तीसरा, C6 C4 के बाईं ओर तीसरा, छोड़कर इसको तो पहला दूसरा और इसके स्थान पर ही आएगा। तो अगर C4 यहाँ देंगे तो यहाँ पर तो तीसरा होगा नहीं, इसलिए C4 को हर हाल में यहाँ देंगे तो पहला दूसरा नहीं तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा C6। एक नाम अब केवल बच गया, तो देख लीजिए कौन बच गया, वही यहाँ पर आ जाएगा। तो C1 C2 C3 C4 C6, तो बच गया कौन, तो C5, तो C5 यहाँ पे हो जाएंगे इस तरह से। तो अब ये आपका सेटिंग हो गया प्यारे। अब जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि लड़का को ऊपर में बैठाएं, आप नीचे में भी बैठाएंगे तो भी सेटिंग हो जाता और आंसर क्वेश्चन भी उसी स्टाइल में आपसे पूछा होगा ताकि कोई परेशानी ना हो। तो जिस तरह से क्वेश्चन सेटिंग किया रहता है उसी के अनुसार ऑप्शन भी रहता है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। तो इसमें डबल कंडीशन नहीं जाता है, अगर जाएगा भी
तो वो आइदर और वाला जाएगा, मतलब यहाँ C6 यहाँ, C2 यहाँ, तो C2 यहाँ, तो C6 यहाँ, इस तरह का आइदर और आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लड़का तथा एक लड़की का युग्म किसी एक छोर पर है? लड़का और लड़की का युग्म, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक लड़का तथा एक लड़की का युग्म एक छोर पर है? एक लड़का और एक लड़की ऐसे ही उठा के एक युग्म बना दिया छोर वाला, तो छोर वाला लड़का में है B3 और B5 और B5 है ये, और लड़की में बोलिएगा C4 और C5 है। तो यही आपसे एगो युग्म बना दिया, इसका 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 किसी के साथ एक लड़का और एक लड़की लेकर एक युग्म बनाया गया है। तो आप बोलिए, कह रहा है कि C1 B2, ऐसा नहीं है। आगे कह रहा है C4 B3 और C4, तो ये तो हो ही सकता है, तो आपका होगा C5 B2, C5 लेकिन B2 नहीं है। तो आपका एक युग्म लेना है, किसी को भी किसी से, ऐसा नहीं कहा कि एक लेफ्ट एक राइट या विकर्ण बता, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ C3 C4 ऑप्शन में है, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपका C4 और B3 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएंगे। कोई टर्म कंडीशन नहीं था, हैफाजार्ड जैसे तैसे था, किसी भी तरह से आप उस तरह का पूरा करिए और आंसर बता दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी लड़की B4 के सामने है? कौन सी लड़की B4 के सामने? तो C6 आपका आंसर हो जाएगी। C2 के सामने कौन है? C2 के सामने C2 यहाँ, इसके सामने B6 है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा B4 के तुरंत बाएं है? B4 के तुरंत बाएं, B4 यहाँ है तो इधर बाएं, ये B4 के तुरंत बाएं, तो B1 आपका आंसर हो जाएंगे B1, इस तरह से हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि इसमें आपका टोटल बना दीजिएगा, फिर अगले क्लास में स्टेज 2 लेकर आएंगे, फिर ये खत्म। उसके बाद फिर आपका हैफाजार्ड सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बैठाना है उसको, हैफाजार्ड सीक्वेंस, तो उसको देख लिया जाएगा। एक क्वेश्चन और दीजिए बनाने के लिए, टाइम आपका लगभग हो गया है, बना लीजिएगा, इसमें दिक्कत क्या है? क्या ढेर सारे मिल रहा है, बना लीजिएगा घर पे। इतना क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई किताब में थोड़े इतना क्वेश्चन रहता है। चलिए ठीक है, आज भर इतना ही।